हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आई होप यू डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायनोफ्लैजिलेट्स। सो डायनोफ्लैजिलेट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, कैसे ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और ये क्या कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए सभी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट मैंने कवर किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली ये गोल्डन ब्राउन कलर के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑल्सो दीज आर कंसिडर्ड इनसाइड इन दी प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है, जहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम प्लेस करते हैं, वहां पर भी हमने डायनोफ्लैजिलेट्स को प्लेस किया। बेसिकली आरएच विटेकर ने इनको इसके अंदर प्लेस किया था। ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। तो जो फर्दर मोर क्लासिफिकेशन है, एडवांस क्लासिफिकेशन है एफिफ्रेट्स एंड ऑल के, तो उन्होंने डायनोफ्लैजिलेट्स को इन्होंने एल्गी के अंदर कंसिडर किया था, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं और इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इनको प्लांट्स कंसीडर करने लगे। लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको प्रोटिस्टा में रखा गया था, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म थे। दीज बिलोंग टू दी डायनोफाइसी, एक ग्रुप बनाया गया। इसी ग्रुप को हम पायरोफाइटा भी बोलते हैं। पायरोफाइटा इसलिए बोलते हैं, पायरो का वर्ड का मतलब होता है फायर और वी कैन से लाइट। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसी के अंदर गोनियोलक्स एंड ऑल जो इसके एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट्स के, वो लाइट शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो इसी के लिए एक ग्रुप बनाया गया पायरोफाइटा, जिसके अंदर इनको प्लेस किया गया। सो बेसिकली ये मराइन होते हैं, ओशियंस में रहते हैं, सॉल्ट वाटर के अंदर रहते हैं। बट कुछ जो फॉर्म्स है, कुछ मेंबर्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के, वो मेंबर्स फ्रेश वाटर फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली रेड, येलो, बेसिकली इनके पास जो पिगमेंट होता है उसके बेसिस पर डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लू, डिपेंडिंग अपॉन दी पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दी सेल्स। तो जो इनके पास में पिगमेंट होगा उस कलर के ये शो होते हैं। ओके, देन बात करें, ये आपके सामने एक डायनोफ्लैजिलेट है। दो फ्लैजिला यहाँ पर इसके पास अराइज होता है। जो भी डायनोफ्लैजिलेट होता है उसके पास में दो फ्लैजिला होता है, और जो दोनों फ्लैजिला रहते हैं, ये दोनों ही फ्लैजिला इसके एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो इस तरीके से डायनोफ्लैजिलेट होता है। तो उसमें से एक फ्लैजिला इस तरीके से निकलता है, दूसरा फ्लैजिला इस तरीके से निकलता है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। इस तरीके से होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। जनरल कैरेक्टर्स देखें हम डायनोफ्लैजिलेट्स के, तो दीज आर दी जनरल कैरेक्टर्स। बेसिकली दीज आर यूनिसेलुलर, इसीलिए इनको प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया। इनमें फ्लैजिला होता है, तो इस वजह से ये मोटाइल होते हैं, और फ्लैजिला भी इनके पास में दो तरीके के होते हैं। तो दीज आर बेसिकली बाइफ्लैजिलेट। इनका कलर बात करें तो गोल्डन ब्राउन कलर को बोलते हैं अपने, दीज आर गोल्डन ब्राउन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन अगेन ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ऑल्सो दी सम मेंबर्स वी कैन से दीज आर नॉन मोटाइल ऑल्सो। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास मोटिलिटी नहीं होती, उनके अंदर फ्लैजिला होता है, वो एब्सेंट रहता है। जो जिनके पास फ्लैजिला नहीं होता वो बेसिकली अमीबॉइड हो सकते हैं, इनके पास सेल वॉल एब्सेंस हो सकती है और अमीबा की तरह ये मूवमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो ये पामेलॉइड हो सकते हैं। पामेलॉइड एक तरीके की कॉलोनी है, तो एक साथ वो ग्रुप में रह करके एक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। 3 से 4 जो 4 to 8 इस टाइप के कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स एक साथ रह करके एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स में रह करके एक पामेलॉइड टाइप की कॉलोनी बना सकते हैं। और कभी कभार बहुत ही रेयर फॉर्म के अंदर ये फिलामेंटस भी देखे गए हैं। तो बेसिकली हम देखें तो ज्यादातर ये मराइन फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो है इनका हेट्रोकॉन्टी होता है। हेट्रोकॉन्टी का मतलब होता है कि जब कभी भी दो फ्लैजिला दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं हेट्रोकॉन्टी। तो हेट्रोकॉन्टी कंडीशन पाई जाती है, दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से अलग होता है। एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल अपीयर होता है और अराइज होता है, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंट होता है। दोनों ही एक दूसरे से राइट एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये स्पिनिंग मूवमेंट करते हैं। इसी वजह से इन प्रोटिस्ट को बेसिकली हम वर्लिंग विप्स भी बोलते हैं। विप का मतलब होता है चाबुक, ठीक है। तो चाबुक की तरह वर्लिंग विप भी इनको बोला जाता है। तो दोनों फ्लैजिला दोनों मूवमेंट करते हैं और वर्ल्ड करके मूवमेंट करके ये आगे चलते हैं। सो देख सकते हो ये हमारे पास में एक डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम है। देख सकते हो इसकी वॉल के साथ में ये एक फ्लैजिला है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा इसका फ्लैजिला है वो इसके इसी तरीके से यहीं से निकलता है और ऐसे अराइज होता है। तो दो फ्लैजिला इसके साथ में बनते हैं, एक ट्रांसवर्स जाता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जाता है। दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी वजह से हम इसको हेट्रोकॉन्टी भी बोलते हैं। देन हम बात करें तो ज्यादातर जो स्पीशीज है वो ब्राउन, ग्रीन और येलो क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है।
यहां पर हम क्लोरोप्लास्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम क्रोमेटोफोर वर्ड यूज करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जब हम करते हैं, जब कभी भी किसी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। जबकि अगर वहां पर क्लोरोफिल बी की जगह कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल बी की जगह कोई दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि हम यहां पर देखें तो यहां पर क्लोरोफिल बी की जगह सी प्रेजेंट होता है, तो जब कभी भी क्लोरोफिल ए के साथ में कोई दूसरा हो, यहां पर हम देखें तो क्लोरोफिल ए के साथ में सी है, तो हम इसको क्लोरोप्लास्ट बोलने की जगह इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे क्रोमेटोफोर। तो यहां पर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए एक तरीके का यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सभी में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहां पर क्लोरोफिल बी की जगह सी होता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर ब्राउन, ग्रीन और येलो तरीके के क्रोमेटोफोर्स है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, सी है। बीटा कैरोटीन भी एक तरीके का यूनिवर्सल पिगमेंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और जो हमारे पास में पिगमेंट सिस्टम है इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। इसी के साथ ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है और जो ज़ैंथोफिल का टाइप है वो है पाइरिडिनिन। ठीक है, तो पाइरिडिनिन टाइप का ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये है इसका पिगमेंट स्ट्रक्चर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम बात करें रिजर्व फूड की, तो रिजर्व फूड इनके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ में इसमें ऑयल भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल इज प्रेजेंट इनसाइड दीज ऑर्गेनिजम्स एज अ स्टोर फूड which will be useful, which will be helpful in when there is this starvation condition, या फिर बेसिकली इनको रेस्पिरेशन करना हो, एनर्जी चाहिए होगी तो न्यूक्लियस इज रिलेटिवली लार्ज। न्यूक्लियस जो साइज हम सेल का देखें तो वो लार्जर होता है साइज में। इसके पास में कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जो कि इंटरफेस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों। कंडेंस्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स के पास में कोई भी प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो न्यूक्लियस है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो हम उनको यूकैरियोटिक कंसीडर करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, साथ में हिस्टोन होते हैं और ना सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, एटीएस राइबोसोम होता है। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटा जिसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हिस्टोन नहीं होती है, हमारे पास में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती, 70s का राइबोसोम होता है, और एक यूकैरियोट जिसके पास में ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है और ऑल्सो 80s राइबोसोम होता है। तो इन दोनों के बीच के अंदर, ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट है डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम्स इंटैक्ट है, लेकिन इनके साथ में और ऑल्सो बात करें तो इनके अंदर हमारे पास में सभी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होता है। तो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है। इस टाइप का जो कैरियन होता है इसको अपन बोलते हैं मीजोकैरियन। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहां पर मीजोकैरियन होता है क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा के बीच में भी एक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मीजोकैरियन भी प्रेजेंट है, एंड दीज आर दिस डायनोफ्लैजिलेट्स। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पर पस्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ काम आता है? अगर ऑर्गेनिज्म है ओशियन में रह रहा है और मराइन हैबिटेट में प्रेजेंट है तो वहां पर क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। तो जब भी इसके सेल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो ये वैक्यूल की हेल्प से वहां पर एक्स्ट्रा सॉल्ट को जो है वो वहां से वो रिमूव करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो, ऑस्मोसिस के थ्रू रेगुलेशन। देन अगेन ये जो एक्सक्रीटरी मैटर है इसके अंदर जो सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल मिल रहा है तो उसको वैक्यूल के अंदर से फिल करके उसको बाहर रिमूव कर देता है। सो इट इज प्रेजेंट नियर द फ्लैजिलर एंड द पस्यूल विच इज द non-contractile vacuole. It have one or more vesicles which helps in flotation and osmoregulation. Flotation buoyancy provide करता है। ऑर्गेनिज्म है जो जैसे कि हमारे पास में ओशियन है, वहां अगर उसको ऊपर तक तैरना है तो वो क्या करता है, वैक्यूल को फिल कर लेता है विद एयर। तो उससे क्या है कि उसको बायंसी प्रोवाइड होती है और वो ऑर्गेनिज्म ऊपर आ जाता है। ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इस ऑर्गेनिज्म के आप स्ट्रक्चर देख सकते होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो जनरलाइज मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि इसका अल्टर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये एक सेल है। देखो बच्चों, यहां से एक फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी भी है, इसके अंदर ये है इसका पस्यूल दैट इज द वैक्यूल। बाहर इसके सेल वॉल होती है, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन आती है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। देन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फ्लैजिलम एक दूसरा फ्लैजिलम है, उसके अलावा ये ट्रांसवर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम है। इसके पास में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, स्टार्च की शीट है, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लिखा है बट बाकी ये होगा क्रोमेटोफोर बोलेंगे हमें, इसको क्लोरोप्लास्ट नहीं बोल सकते। सो ये एक बेसिक इसकी सेल की स्ट्रक्चर है।
आपको इतना डिटेल में सेल्स की स्ट्रक्चर नहीं देखना है डायनोफ्लैजिलेट्स को, बट जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट है, पस्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए फ्लैजिला के पास में पस्यूल प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी और सभी टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स है, इनके पास में ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, ट्राइकोफाइट्स, ठीक है, और नीडोब्लास्ट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जस्ट लाइक दीज आर सिलेंट्रेट्स। तो ये सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? दीज आर मेनली प्रेजेंट इन जेलीफिशेस। तो जेलीफिशेस दैट इज ऑरेलिया, ठीक है, ऑरेलिया जेलीफिशेस, इनके अंदर प्रेजेंट होता है ये टाइप के सेल दैट इज नीडोब्लास्ट और ट्राइकोफाइट्स। तो ये सिलेंट्रेट्स के ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके जैसे सेल्स जो है इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि दोबारा से सेम तरीके का ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, कोई डिफरेंट नो चेंजेस के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे और वो जाके गैमेट्स का फॉर्मेशन करके फ्यूज होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसके अंदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल साथ में कंबाइंड होगा। तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो वेरिएशन के साथ बनेगा। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसा ऑर्गेनिज्म है उसकी टू कॉपी एकदम कॉपी पेस्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट्स के। तो ये देख सकते हैं दिस इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो वेजिटेटिव फेज है जहां पर वेजिटेटिव सेल है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। सेल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट अगर हम सेक्सुअल फेज की बात करें तो यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये दो गैमेट्स बने, ये दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। ये फ्यूज करेंगे तो ये एक तरीके का जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट कहलाया जाएगा हिप्नोजाइगोट। हिप्नोजाइगोट के अंदर देखेंगे कि इसका जो बाहर की वॉल है वो क्या होगी? रप्चर होगी। रप्चर होगी तो थीका जो है, थीका बोला जाता है, एपीथीका एंड हाइपोथीका, वो दोनों रप्चर हो जाएगी एंड उसके बाद में एक सिस्ट बनेगा। वो सिस्ट दोबारा से वॉल फॉर्मेशन करके एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फेज में होगा तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और ए सेक्सुअल फेज में होगा तो डायरेक्ट सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज कॉमनली एसेक्सुअल एंड इट अकर्स थ्रू द सेल डिवीजन। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो यहां पर आइसोगैमस और एनाइसोगैमस दो तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। आइसोगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि दोनों गैमेट है, दोनों गैमेट्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, सॉरी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में दोनों में ही वो सिमिलर होंगे। whether they are in terms of shape or in terms of their strain, they are exactly similar। तो उनको अपन बोलते हैं आइसोगैमी एंड आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर गैमीट्स का साइज और शेप डिफरेंट हुई फिजियोलॉजी में भी और साइज और शेप में, तो अपन उसको एनाइसोगैमस बोलते हैं। जैसे कि मेल स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगी, तो उसको अपने एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। And it is reported from several dinoflagellates like Serratium. Serratium is a very important dinoflagellate, ornamental टाइप की इसकी सेल वॉल होती है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। लाइफ साइकिल की हम बात करें तो दो तरीके की लाइफ साइकिल यहाँ पर प्रोसीड होती है। एक होती है जाइगोटिक मियोसिस which occurs in Serratium, then Gymnocanium, then again दूसरी है गैमेटिक मियोसिस, इट occurs in Noctiluca। ये एक तरीके का बायोलुमिनेसेंस टाइप का डायनोफ्लैजिलेट है जो कि कलर शो करता है, लाइट शो करता है, ग्लो करता है ये। तो लाइफ साइकिल के अंदर हम देख सकते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस होगी। जाइगोटिक मियोसिस लाइफ साइकिल का मतलब है कि जब दो जो गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करेंगे, एक है हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड है, दोनों आपस में फ्यूज किए तो जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड बना, क्योंकि उसके पास में दोनों का क्रोमोसोम है, फादर से भी क्रोमोसोम है, मदर से भी क्रोमोसोम है, और वो दोनों मिक्स हुए, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो चुका है। तो अब ये जाइगोट जो बना है, ये जाइगोट पेरेंट से डबल क्रोमोसोम लेकर के रखा है। तो अब जाइगोट से दोबारा से जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा तो हमें एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसमें हमें सेम क्रोमोसोम चाहिए जो कि उसके पेरेंट में थे। तो पेरेंट से सिमिलर क्रोमोसोम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेल के अंदर एक डिवीजन होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन। तो मियोसिस जब होगा तब क्या होगा कि जो डिप्लॉइड हमारे पास में जाइगोट है वो मियोसिस करके हैप्लॉइड टाइप के सेल्स बनाएगा, और वो हैप्लॉइड सेल्स आगे जाके ग्रो करके एक डायनोफ्लैजिलेट को फॉर्म करेंगे। तो उसके थ्रू हमारे पास में एक लाइफ साइकिल है, वो एक जाइगोटिक मियोसिस से हो सकती है अगर मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड है। तो अगर मेन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, लाइक अस, हम लोग क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हमारे हर एक क्रोमोसोम, हमारे हर एक सेल के अंदर, हर एक न्यूक्लियस के अंदर दो दो सेट है हमारे पास में क्रोमोसोम्स के। तो अगर पेरेंट्स के पास में डबल सेट है क्रोमोसोम का, और उसको नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर डबल सेट ही चाहिए क्रोमोसोम का, तब क्या होता है, तब गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस होता है। तो जैसे कि हमारे अंदर गैमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस का प्रोसेस होता है। जब स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, सिर्फ एक सेट जाता है क्रोमोसोम का, और
उसी के थ्रू आगे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक सेट गया गैमीट्स के बनने में, एक एक सेट जब मिल जाएंगे, जब फ्यूजन होगा गैमीट्स का, तब वो दोनों एक डिप्लॉयड सेट बनाएंगे, दो दो सेट हो जाएंगे वहां पर। तो डबल सेट होगा जो कि हमारे पेरेंट्स में भी था, तो ये रिटेन हो गया। तो इस वजह से जब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉयड है, जैसे कि यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स में हम देखें कि डिप्लॉयड सेट ऑफ हमारे पास में है, बेसिक हमारे मेन ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेट है क्रोमोसोम का, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा, और उसके बाद में उनके फ्यूजन के बाद में जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी डिप्लॉयड सेट का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है, जो कि हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे नॉक्टिलुका, तो इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है, और जाइगोटिक मियोसिस होता है सीरेशियम में और जिम्नोक्नियम में। ठीक है, तो जिम्नोक्नियम और सीरेशियम के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है, क्योंकि उनकी मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। अब कुछ एक अमेजिंग बात करें हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि कुछ मराइन डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस दैट इज दे एमिट लाइट, वो लाइट को एमिट करते हैं, जैसे नॉक्टिलुका और पायरोडीनियम। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म है, ये एक एग्जांपल है। बाकी बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स है जो कि लाइट को शो करते हैं, लाइट एमिट करता है। तो यहां से क्वेश्चन का बहुत बार पूछा गया आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो आप देख सकते हैं कि जो ये आपको नाइट की लाइट है, आपने कुछ गानों में भी देखा होगा, कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि यहाँ पर ओशियन के पास में, बीच के पास में पानी आ रहा है और उसके अंदर लाइट ग्लो कर रही है, ब्लू कलर की लाइट इस तरीके से ग्लो कर रही है। तो ये होता है ड्यू टू दिस डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके थ्रू ये लाइट एमिट करता है। तो बायोलुमिनेसेंस शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में एक तो नॉक्टिलुका और पायरोडीनियम। ठीक है, तो इनके बारे में आप एग्जांपल देखेंगे तो फॉर श्योर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ड्यू टू फॉस्फोरेसेंस द सी ग्लोज एट नाइट, जो सी है वो रात को एकदम ग्लो करने लगता है फॉस्फोरेसेंस की वजह से। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनियोलक्स, सेंटेला, ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन्स मींस बहुत ही हमारे पास में एक हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, तो उस टॉक्सिन को बोलते हैं अपने सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन सी वाटर के अंदर वो रिलीज करता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ओशन लाइफ। तो ये पॉइजनस होती है वर्टिब्रेट्स के लिए, जो कि हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स है, ऑल्सो बहुत सी फिशेज है जो वर्टिब्रेट्स है, इन वर्टिब्रेट्स के लिए ये पॉइजनस होता है। ठीक है, सो इट इज पॉइजनस टू दी वर्टिब्रेट्स, ऑल्सो फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, सो इट इज पॉइजनस। तो ये रिलीज कर रहा है गोनियोलक्स के अंदर भी गोनियोलक्स सेंटेला, तो ये रिलीज करता है कुछ टॉक्सिन्स जिसको अपन सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। और ये सेक्सी टॉक्सिन्स क्या होता है, these are poisonous to other organisms। देन हम बात करें मराइन सेलफिश की। ठीक है, तो मराइन सेलफिश है, इट कंज्यूम्स डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली। ठीक है, सेलफिश होती है, ये हमारे पास में डायग्राम है। तो these are the सेलफिशेस, ये सेलफिशेस क्या करती है, कंज्यूम करती है डायनोफ्लैजिलेट्स को। तो जब ये डायनोफ्लैजिलेट्स को कंज्यूम करती है तो इनके अंदर भी टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स है जो इनके अंदर भी अक्यूमुलेट होते हैं, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई है ना, इनकी मेटाबॉलिक पाथवे में, इनकी फिजियोलॉजी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे ये वर्क कर रहे हैं, जैसे फंक्शन करता है, वैसे ही आगे जाके कंटिन्यू फंक्शन करते रहते हैं। लेकिन जब हम इन सेल फिशेस को हम ईट करते हैं, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ सी फूड, तो सी फूड की फॉर्म के अंदर जब हम इन शेल फिशेस को ईट करते हैं, हम इनको जब खाते हैं, तो उस वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे लिए ये टॉक्सिक होती है। सो मराइन सेलफिश जो कंज्यूम करता है डायनोफ्लैजिलेट को, ये अक्यूमुलेट करता है पॉइजन विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द शेलफिश मसल, जो है सेलफिश, ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं। बट अपॉन बीइंग कंज्यूम्ड causes a severe illness in man, and the disease, the condition is called as paralytic shellfish poisoning, it is PSP, क्योंकि इस वजह से पैरालिसिस हो सकता है और इट कैन बी फेटल, इससे डेथ भी हो सकती है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोलिफरेट करते हैं लार्ज नंबर में। ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब है डिवाइड करते हैं और बहुत सारे नंबर्स के अंदर ग्रो होते हैं, एंड दे कॉजेज रेड टाइड, ये रेड टाइड ऑफ सी कॉज करते हैं, रेड टाइड ऑफ सी। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास में गोनियोलक्स एंड जिम्नोडीनियम। तो गोनियोलक्स और जिम्नोडीनियम ये दो ऑर्गेनिज्म है, क्या करता है, बहुत ज्यादा डिवाइड करता है, उस वजह से जो सी है वो रेड तरीके से अपीयर होता है, रेड टाइड्स लगती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ये जो रेड टाइड्स है, इट इज ड्यू टू दी गोनियोलक्स एंड ऑल्सो जिम्नोडीनियम। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ होती है तो रेड कलर अपीयर होता है, तो रेड टाइड्स ऑफ सी जो है वो भी इसकी वजह से होता है, एंड दिस इज द सेलफिश। आइए देखते हैं कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स को। देख सकते हो बच्चों, इस तरीके से डिफरेंट कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर कलर के होते हैं, डिफरेंट कलरफुल होता है, बायोलुमिनेसेंस भी शो करता है। तो सी जो है, ओशियन भी है, वो बहुत ही सुंदर अपीयर होता है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की कुछ इमेजेस है, ये भी हमारे पास में डायनोफ्लैजिलेट है। ये है हमारे पास में एक तरीके का नॉन मोटाइल डायनोफ्लैजिलेट, इसके पास में फ्लैजिला नहीं है और ये मूव नहीं कर सकता, ये वाटर जैसे फ्लो होगा उसी के साथ में मूव करेगा।
ये भी एक डायनोफ्लैजिलेट है, इसके पास में 2 फ्लैजिला है और इसका ये सेल वॉल का ही पार्ट है, दिस वन इज द सेल वॉल पार्ट, दीज आर दी फ्लैजिलर पार्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास में डायनोफ्लैजिलेट्स है, दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। आप देख सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ शेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और अपने साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेसिकली कमेंट्स के अंदर आप पुट कर सकते हैं डाउट, आई विल श्योर रिप्लाई टू योर डाउट्स। एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।